हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज से हम लोग करने जा रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न नंबर 51 है। इससे पहले हम लोग 50 प्रश्न हिंदी में कर चुके हैं, तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 51 से। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। प्रश्न नंबर 51 है कि नहुष नाटककार के नाटककार हैं। किसने लिखा था नहुष नामक नाटक? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, ब्रजरत्न दास, सीता रामदास या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी नहुष नाटककार के रचनाकार कौन थे? गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास थे। प्रश्न नंबर 52 है कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद या प्रयोगवाद? तो देखिए जब आपसे बात की जाए कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। रहस्यवाद की बात किस में पाई जाएगी भावना? छायावाद में पाई जाएगी। अब देखिए जो दिख ही नहीं रहा है, जिसकी छाया दिख रही है उसी के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो उसी के बारे में क्या होगा? एक तरह का रहस्य होगा। तो अगर ये पूछा जाए कि किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जा रही है, मतलब जो दिख नहीं रहा है, जिसकी सिर्फ छाया दिख रही है, तो रहस्यवाद की भावना किस में पाई गई? छायावाद में पाई गई। ठीक है, ये एक याद करने का तरीका। प्रश्न नंबर 53 है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद निराला, सुमित्रानंदन पंत या मैथिली शरण गुप्त? देखिए अरविंद दर्शन से प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत, तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि है सुमित्रानंदन पंत। ये किससे प्रभावित थे? अरविंद दर्शन से। अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित था? सुमित्रानंदन पंत प्रभावित थे। प्रश्न नंबर 54 है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। पूछा जा रहा है कि जो रामचरितमानस लिखा गया था उसकी रचना शैली कैसी है? तो देखिए वो है दोहा चौपाई शैली। जो रामचरितमानस लिखा गया था उसकी शैली कैसी है? दोहा चौपाई शैली है। तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 55 है कि बिहारी रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जब बिहारी की बात की जाएगी तो वो रीतिकाल के रीति सिद्ध, वो कौन से काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध हैं। उन्हें क्या सिद्धता हासिल है? रीति में सिद्धता हासिल है। किसको? बिहारी में। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 56 की इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बारिये लिखने वाले कवि हैं। पूछा जा रहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बारिये ये किसने लिखा था? अमीर खुसरो, जायसी, आलम या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ये किसने लिखा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था ये इस पंक्ति को। प्रश्न नंबर 57 है आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। पूछा जा रहा है कि जो आलखंड लिखा गया था इसका दूसरा नाम क्या है? कुमार रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो या परमाल रासो? तो देखिए इसका नाम है परमाल रासो। आलखंड का क्या नाम है दूसरा? परमाल रासो भी है। प्रश्न नंबर 58 है कि निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य या सूफी साहित्य? तो देखिए जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है इसका दूसरा नाम है संत साहित्य। ठीक है, तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि जो निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसका क्या नाम था? संत साहित्य था। बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार है। पूछा जा रहा है कि बूंद अघात सहे गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे में अलंकार कौन सा है? तो देखिए इसमें आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी इसमें आपका क्या सही है? उदाहरण अलंकार है। अगला है प्रश्न नंबर 60। पूछा जा रहा है कि प्रत्येक में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर है। अंबर, वस्त्र, आकाश और किरण। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? किरण है। जो अंबर, वस्त्र और आकाश है वो अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं, लेकिन जो डी किरण है वो नहीं आता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, किरण। प्रश्न नंबर 61 है कि इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है। इसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है। सही विकल्प चुनिए। कहा जा रहा है कि ये जो प्रश्न है इसमें आपको एक वाक्य दिया गया है जिसमें त्रुटि है और 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प चुनना है। तो
हम नरेश को पुस्तक दिया। पहला ए है कि हेम नरेश की पुस्तक दी, बी हेम ने नरेश को पुस्तक दी, या सी हेम नरेश का पुस्तक देगा, या डी हेम ने नरेश का पुस्तक दिया। तो देखिए इसमें से कोई भी सही बता सकता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, वो होगा हेम ने नरेश को पुस्तक दी। तो त्रुटि थी, सही करनी थी, एरर थी, उसको ठीक करना था। अगला है वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? पूछा जा रहा है कि वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इसमें कौन सा अव्यय है? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें क्या है? कारणवाचक अव्यय है। इसमें आपको रीजन दिया जा रहा है ना कि वो लाचार क्यों है, क्योंकि वो अंधा है। तो इसमें क्या सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, कारणवाचक अव्यय होगा। अगला है मातृक विषय संयुक्त छंद है छप्पय, कुंडलियां, हरिगीतिका या सोरठा। तो देखिए इसमें सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कुंडलियां। तो जो मातृक विषय संयुक्त छंद है वो क्या होता है? कुंडलियां होता है। प्रश्न नंबर 64 है कि नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। 4 विशेषता दी गई हैं, पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी है जो गलत है। भाषा परिवर्तनशील होती है, सही बात है कि भाषा क्या है? हमेशा बदलती रहती है, सही है आपका पहला ऑप्शन नंबर ए, इसमें क्या होगा? सही होगा। दूसरा है कि भाषा पैतृक संपत्ति होती है, देखिए यही आपका गलत हो गया। भाषा क्या है? भाषा कोई भी पैतृक संपत्ति नहीं होती, जबकि भाषा क्या होती है? भाषा एक सामाजिक संपत्ति होती है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन नंबर बी गलत है। सीता सो रही थी वाक्य का काल है। तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा काल होगा? सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या संदिग्ध भूत। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और सी क्या दिया हुआ है कि ये क्या है? अपूर्ण भूत है। तो देखिए जो आपको शब्द दिया था सीता सो रही थी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कारक है। पूछा जा रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक होगा? तो देखिए इसमें होगा अपादान कारक होगा। अपादान कारक क्यों होगा? क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? से दिया हुआ है, पेड़ से पत्ते दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने ऐसा याद किया होगा कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें अपादान क्या होता है? अपादान में कौन सा जो है शब्द आता है? से, और वो किस सेंस में होता है? दूर जाने के सेंस में। तो जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो कैसे वो नीचे जा रहे हैं, मतलब पेड़ से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। प्रश्न नंबर 67 है राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? प्रश्न नंबर 67 में पूछा जा रहा है कि जो राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया होगी? अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मत भूत या आसन्न भूत। तो देखिए खाया होगा मतलब ये पता नहीं, एक संदेह की स्थिति में है। तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये संदिग्ध भूत होगा। अगला प्रश्न नंबर 68 है कि निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश जो हैं बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर उचित विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए पहला है कि दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक, आपको सेंटेंस दे दिया गया। अब इसको आपको जो है सही क्रम में लगाना है। लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि और इन्हें देखने के लिए पहले रामायण और महाभारत, और अगला है कि अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। तो देखिए आपको 4 सेंटेंस दिए, शुरुआत दिया, आखिर दिया है, और पूछा जा रहा है कि आपको इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा सही क्रम इसका होगा। तो देखिए इसमें आपका जो सही है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी पहले होगा वा, फिर होगा रा, फिर होगा या और ला। तो ये किस तरह से होगा ये हम देख लेते हैं। तो देखिए वा में क्या है कि पहले रामायण और अब महाभारत, फिर क्या है इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए अपने सारे कामकाज छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसमें आपका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। आप चाहिए तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ
इसमें कैसे सही है कि पहले वाह कैसे कि पहले रामायण और अब महाभारत, पहले रामायण और अब महाभारत, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या है, इतने लोकप्रिय रहे हैं कि, तो जो आपका रा है वो कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। उसके बाद तीसरा क्या है कि लोग इनकी पहले से प्रतीक्षा करते हैं, फिर इन्हें देखने के लिए अपने सारे काम काज छोड़ देते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। पूछा जा रहा है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है, दया, निर्धनता, बुढ़ापा या दुर्घटना। तो देखिए दया करनी चाहिए, निर्धनता आ गई है, दुर्घटना घटित हो गई, लेकिन बुढ़ापा आ गया। तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है, इसमें बुढ़ापा है, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 70 है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती या सीता। तो देखिए महाश्वेता सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती जी को एक और क्या कहा जाता है, महाश्वेता भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 71 है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है, लोइक, किक, अक या इक। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय पूछा जा रहा है, यानी उसकी आखिरी में क्या लगा हुआ है, लोइक लगा हुआ है, किक लगा हुआ है, अक या इक लगा हुआ है। तो देखिए इसमें है आपका इक प्रत्यय, क्या बोला जा रहा है, लौकिक, तो आखिरी में क्या निकल रहा है, इक निकल रहा है। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब प्रश्न नंबर 72 है कि किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है, श्रृंगार, वीर, वात्सल्य या फिर रौद्र। तो देखिए वीर रस है, जिसमें क्या होती है, उग्रता की भी भावना है, गर्व की भी भावना होती है और हर्ष की भी भावना होती है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 73 है कि सद्गति शब्द में समास होगा। पूछा जा रहा है कि सद्गति में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी भाव या द्विगु समास। तो देखिए सद्गति में आपका होगा तत्पुरुष समास, यानी इसमें आपका क्या सही, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 74 है कि उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि है, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। तो देखिए उज्ज्वल में कौन सी संधि है, उज्ज्वल में है व्यंजन संधि। ठीक है, तो ये उज्ज्वल को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए उज्ज्वल को अगर आप चाहें तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, उत और धन क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें व्यंजन संधि है तो उत प्लस ज्वल लिख सकते हैं, ये मिला के क्या बनेगा आपका उज्ज्वल बनेगा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। प्रश्न नंबर 75 है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो देखिए ये आता है जातिवाचक के अंतर्गत। जब हम इस तरह बोल रहे हैं कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, मतलब तो ये किसके अंतर्गत आएगा, जाति के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि जिस संज्ञा से एक प्रकार की अनेक कोई वस्तु है, व्यक्ति है, प्राणी आदि का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी। कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या फिर निजवाचक। तो देखिए इसमें आपका सही होगा अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है ये क्या बता रहा है, अनिश्चितता को बता रहा है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर ए कि अनिश्चयवाचक होगा। प्रश्न नंबर 77 है कि बटोही, बटमार, एकाकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर या फिर पाथे या मेघ। तो देखिए जो बटोही शब्द है उसका पर्यायवाची क्या होगा, पथिक या राहगीर होगा। तो जो बटोही है उसका पर्यायवाची क्या है, पथिक और राहगीर है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 78 है कि कौन सी वर्तनी ठीक है, रचयिता, रचयिता, रचयिता या फिर रचयिता। तो देखिए इसमें आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी है। आप किस तरह लिखते हो रचयिता को, जैसे सी लिखा हुआ है इसी तरह तो रचयिता को लिखते हो, तो सी सही है। प्रश्न नंबर 79 है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, अरबी, फारसी, फ्रेंच या तुर्की। तो देखिए जो कारतूस है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसके अलावा कुछ जो शब्द हम यूज़ करते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज के वो हैं, जैसे लैम्प हो गया, मेयर हो गया, आल्पिन हो गया, ये सब कौन से, ये सब फ्रेंच भाषा के ही शब्द हैं। तो इसमें आपका क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है।
प्रश्न नंबर 80 है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। पूछा जा रहा है किसमें उपसर्ग नहीं है, मिलान, सुपुत्र, अधर्म या सुकर्म। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के पहले लग जाएं और उसका पूरा मतलब ही बदल दें। तो देखिए पुत्र के आगे सु लग गया मतलब अच्छा पुत्र, कर्म के आगे सु मतलब अच्छा कर्म, अधर्म के आगे आ लग गया मतलब अधर्म हो गया, गलत काम हो गया। लेकिन क्या लिखा था लान, इसके पहले मी बन गया, कोई शब्द नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए मिलान आपका इसमें सही होगा कि इसके पहले कोई उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 81 है कि खूटी शब्द का बहुवचन बताना है, खूटियाँ, खूटियों, खूटियाँ या खूटियों। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी किस तरह लिखते हैं हम खूटियाँ को, जैसे सी में लिखा हुआ है। अब है प्रश्न नंबर 82 की वाच्य के कितने भेद होते हैं, 2, 5, 7 या फिर 3। तो देखिए जो वाच्य है उसके 3 भेद होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। और वो 3 जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं, एक को कहते हैं हम कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो इसमें आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रश्न नंबर 83 है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। पूछा जा रहा है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का मतलब क्या है, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, या फिर विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, सी प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, या ऑप्शन नंबर डी है कि स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। प्रश्न नंबर 84 है कि डैश व्यक्ति को किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है, दुविधा, सुविधा, विविधा या फिर अविधा। तो देखिए 84 में आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए कि दुविधा व्यक्ति को क्या बना देती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देती है। प्रश्न नंबर 85 है कि नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, लड़का आया है, वह गुलाब के फूल लाया है, गुलाब के फूल मुझे पसंद हैं, या वह लड़का फूल देकर चला गया। तो देखिए विशेषण का क्या मतलब होता है, जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो क्या लड़का आया, गुलाब के फूल लाया, या फिर वह लड़का फूल देकर चला गया, इसमें कोई भी विशेषता की बात नहीं की जा रही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें क्या है, पसंद होना, क्या बताया जा रहा है कि गुलाब के फूल पसंद हैं। तो इसमें आपका विशेषण किस में प्रयोग हुआ है, आपके ऑप्शन नंबर सी में प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 86 है कि तिमिर का शुद्ध विलोम होगा। तिमिर मतलब होता है अंधकार। पूछा जा रहा है इसका शुद्ध विलोम क्या होगा, मतलब जैसे रात है तो उसका क्या होता है, दिन होता है। तो तिमिर का क्या होगा, अंधकार की बात की जा रही है तो उसका विलोम, इसका उल्टा क्या होगा। तो अंध, निशा, दिवा या आलोक। तो देखिए इसका एकदम शुद्ध विलोम होगा, वो है आलोक। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी सही है। देखिए निशा का मतलब रात होता है, अंत का मतलब भी वही है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है, डी आलोक। कोष्ठक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम है। पूछा जा रहा है ये जो आपको दिया हुआ है ऐसे बना के, इसका क्या नाम है, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम, अल्प विराम या विस्मयादि बोधक। तो देखिए एक यही प्रश्न इस तरह का अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कर चुके हैं। तो प्रश्नवाचक सब जानते हैं, पूर्ण विराम भी जानते हैं, अल्प विराम भी, ये क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का निशान है। प्रश्न नंबर 88 है कि हिंदी की श ध्वनि है, मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ। तो देखिए जब आप श बोलते हैं तो श बोलने में आप किसका प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने तालु का प्रयोग करते हैं। तो हिंदी की श ध्वनि क्या है, तालव्य में आएगी, ठीक है। अगला है कि निम्न में से कौन सा अधिव्याधि शब्द युग्म में आदि का अर्थ है। पूछा जा रहा है कि आदि और व्याधि में आदि का अर्थ क्या है, मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधकपारी जैसे रोग। तो पूछा जा रहा था इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है मानसिक कष्ट है, दूसरा है आधा, तीसरा है पागलपन और डी है अधकपारी जैसे रोग। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या सही है इसमें आपका मानसिक कष्ट होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 90 है कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है, अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या आगत। तो देखिए पूछा जा रहा है कि पीछे चलने वाले को हम क्या कहते हैं, अनुगत कहते हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर
ए। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? पूछा जा रहा है कि निसंकोच में कौन सा उपसर्ग जो है प्रयुक्त किया गया है? निस, नि, सा, नी या फिर नी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा प्रयोग किया गया है? निस उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है। 92 है कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो देखिए इसमें एश लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे होना चाहिए एरा होना चाहिए, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा कि एरा होना चाहिए, रा होना चाहिए, आ या इस। तो देखिए लुटेरा आखिरी में क्या आ रहा है? प्रत्यय, मतलब आखिरी में लगा हुआ, तो क्या लगा है? आखिरी में एरा लगा हुआ है, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 93 है, जैसा काम वैसा दाम, जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? विशेषण, विशेष, सर्वनाम या फिर अव्यय। तो देखिए पूछा जा रहा है जैसा काम वैसा दाम, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विशेषण व्याकरणात्मक कोटि का ये है। प्रश्न नंबर 94 है कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? पूछा जा रहा है कि अज्ञानी का पर्यायवाची कौन नहीं? अज्ञ, भिज्ञ, मूर्ख या फिर अनभिज्ञ। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है आपका? भिज्ञ, वो अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 95 पे कि संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का उल्टा आपको बताना है आपत्ति, निर्धनता, आफत या फिर विपत्ति। तो देखिए इसमें आपका सही होगा संपन्नता का विलोम शब्द होगा निर्धनता होगा, कि आपके पास बहुत सारा धन है और निर्धनता जब आपके पास धन नहीं रह गया, तो सही होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 96 है, मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी या फिर जो है आपका सही है पूनम की चांदनी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी कि मछली की तरह गोल आंखों वाली को क्या कहते हैं? मीनाक्षी। देखिए मीन मतलब क्या होता है? मछली, और अक्षी किसको कहते हैं? आंख को कहते हैं। तो मीनाक्षी का क्या मतलब हो गया? मछली की तरह गोल आंखों वाली। प्रश्न नंबर 97 है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो पूछा जा रहा है कि इसमें जो है रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो जो शब्द रेखांकित है उसमें वो है बुढ़ापा, बुढ़ापे को आप रेखांकित कर लीजिएगा। इसकी संज्ञा क्या होगी? जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है? भाववाचक। जब आप मन से फील करने लगे कि आप जो है बुढ़े हो गए, तो ये क्या है? बुढ़ापा क्या है? एक तरह का आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। प्रश्न नंबर 98 की शुद्ध वाक्य पहचानना है। मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, मेरी 5 बहनें और 1 भाई है, मेरा 1 भाई और 5 बहनें, या फिर मेरी 1 भाई और 5 बहनें हैं। तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी कि मेरा 1 भाई और 5 बहनें हैं। ठीक है, कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 99 है, वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? इस जैसा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कराया था, तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी अपादान। तो अपादान कैसे? अपादान कहीं भी अगर आपको से लिखा दिखा हो और वो अलग होने से, दूर होने के सेंस में कहा जाए, तो वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं यानी पत्ते जो है वृक्ष से दूर जा रहे हैं, तो वहाँ कौन सा होगा? अपादान कारक होगा। या कहीं पे आप ने लिखा दिखे हुए हैं तो वो क्या होगा? कर्ता होगा। ठीक है, अधिकरण में कौन से शब्द होते हैं? में है, पर है, ये सब में अधिकरण कारक होता है। और संप्रदान में के जब कहीं भी आपको दिखा होगी के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही? ऑप्शन नंबर सी अपादान। अब आज का हमारा आखिरी प्रश्न है कि विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। तो पूछा जा रहा है कि अगर हम विचार में एक प्रत्यय लगा दें तो कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए ये वो बनेगा वैचारिक बनेगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी। जो आपका ऑप्शन नंबर ए है और डी है दोनों ही एक लिखे हुए हैं। ठीक है, दोनों ही एक हैं, तो ये दोनों ही सही हो गए। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को बेस्ट विशेस। नमस्कार।